नमस्कार साथियों। आज का विषय है साथियों कि दबाव के परिस्थितियों में भी कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता दें। साथियों, दबाव हमारे शरीर के लिए तो घातक है ही, और जब भी हम दबाव में होते हैं तो हमारा जो प्रदर्शन है वह भी खराब होता है। हमारे कामों में कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, और जब हम साथियों दबाव में रहते हैं तो दबाव हमारे शरीर पर भी खराब असर डालता है। दबाव तनाव में भी परिणत हो जाता है, और इसका नतीजा साथियों यह होता है कि हमारे शरीर में कई तरह की घातक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आदि पैदा हो जाती है। तो साथियों, जब दबाव इतना बुरा है तो क्यों हम दबाव को पैदा होने दें। पुराने जमाने में एक कहावत थी कि दुश्मन को पैदा होने के पहले ही मार दें। तो क्यों ना हम भी दबाव को पहले मार दें, पैदा होने के पहले दबाव को मार दें। तो पहले जो हमारी रणनीति होगी वह यह होगी कि हम दबाव को पैदा ही नहीं होने दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो दबाव पैदा कैसे नहीं हो, यह जानने के लिए हम लोगों को यह समझना होगा कि दबाव पैदा कैसे होता है। तो जब हमारे पास कामों का अंबार लग जाता है तो दबाव पैदा हो जाता है। यह करें कि वह करें, सैकड़ों काम पड़े हैं करने के लिए। कई लोग रिमाइंडर दे रहे हैं, कई के फोन आ रहे हैं। अब हम अपना बाल नोचते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो अनावश्यक दबाव पैदा होता है। तो मेरा इस मामले में जो तरीका है कि तुरंत काम निपटाओ। जो काम निपटने वाला होता है उसको मैं अविलंब कर देता हूं। कार्यालय में प्रभारी के रूप में जो काम दूसरे किसी साथी को डेलीगेट करना होता था उनको डेलीगेट कर लेता था, और उनसे बात कर लेता था कि कितना देर में यह काम हो जाएगा। बड़े ही डेलिकेट वे में बात कर लेता था कि उनको भी दबाव नहीं हो। और जब एक टारगेट बन जाता था कि ये काम को 3 घंटा में कर लेना है, तो हो सकता है वो 4 घंटा में हो जाता था, लेकिन उसी दिन हो जाता था। तो जब काम का अंबार ही नहीं रहेगा तो फिर दबाव कैसे पैदा होगा। तो मेरा सबसे पहला तरीका यह है कि काम का अंबार ही नहीं लगने दे। मैं एक शाखा में गया था तो वहां बड़ी भीड़ रहती थी, कई कस्टमर आते रहते थे, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। एक एक करके सबका काम निपटाता गया। फिर पता चला वहां कोई आ ही नहीं रहा। और जो साथी हमको जानते हैं, मेरे चैम्बर में कभी जाते होंगे तो वहां बहुत कम कस्टमर रहते थे। इसलिए नहीं रहते थे कि किसी का काम नहीं होता था, इसलिए कि सबका काम हो जाता था। जब काम हो जाएगा तो कोई क्यों हमसे मिलने अपना समय बर्बाद करने आएगा। तो यह मेरा पहला तरीका था कि दबाव पैदा ही नहीं होने दें। अब फिर दूसरा यह जाने कि दबाव क्यों पैदा होता है, दूसरा क्या कारण है। तो दूसरा कारण दबाव पैदा होने का यह होता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं जरूरी काम से, और निकलने लगे तो कार की चाबी नहीं मिल रही। अब पूरा परिवार का लोग पूरे घर को छान रहा है, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, चारों तरफ देख रहे हैं। 5-10 मिनट सारे लोग बदहवासी के हालत में चाबी खोज रहे हैं। अब 5-10 मिनट मेरा भी लेट हो गया। अब मैं जा रहा हूं तो नेचुरली स्पीड तेजी से बढ़ाते जा रहा हूं, एक्सीडेंट का भी खतरा है। और मेरा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो, और जो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज धीमे जहर के तरह पैदा कर रहा है, वह अलग है। तो दूसरा दबाव को गर्भ में ही मार देने का तरीका है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर ए प्लेस। अगर चाबी है तो उसका जगह बना दे। ये कांटी में इसको टांगना है, रोज आए तो वहीं टांग दे, ताकि जब भी
खोजना हो तो तुरंत उसको लेकर चले जाए, कहीं परेशानी नहीं हो। इसी तरह दफ्तर में फाइल है तो हर फाइल का जगह बना लें। ये फाइल मेरे दराज में पर्सनल ड्रॉअर में रहेगी, ये फाइल कैबिनेट में रहेगी, ये फाइल अलमीरा में रहेगी। तो सारा चीज का जब जगह बना रहेगा तो जब भी आपको कोई सामान खोजना होगा सीधे उस जगह जाएंगे और उठा लेंगे। कई बार सर्किल ऑफिस से फोन आ रहा है, उच्चाधिकारी के ऑफिस से फोन आ रहा है और मालूम हुआ वो फाइल ही नहीं मिल रही। अब सारा स्टाफ फाइल खोज रहा है, मैनेजर साहब भी परेशान है, सब परेशान है, सब अपना सर का बाल नोच रहे हैं। और अगर उसको संभाल कर रखने में 2 मिनट लगता तो उस फाइल खोजने में 20-25 मिनट लग गए और सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा वो अलग से। तो ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर ए प्लेस। मैं तो घर में भी 3-4 तरह की फाइलें मेंटेन करता हूँ। एक फाइल है व्यक्तिगत। इस व्यक्तिगत फाइल में म्यूनिसिपैलिटी रसीद, इनकम टैक्स रिटर्न, जितने भी सामान खरीदता हूँ उसके वारंटी पेपर या और कोई भी पेपर है तो उसको उस फाइल में लगाता हूँ। दूसरा फाइल है व्यक्तिगत कार्यालय संबंधित। इस फाइल में मेरा इंक्रीमेंट का चिट्ठी, अगर कभी मैं चार्ज टेकिंग रिपोर्ट किसी ब्रांच में दिया तो उसको भी उस फाइल में लगा देता हूँ कि कभी रेफरेंस का जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। तो 1982 में जब मैंने बैंक पहली बार ज्वाइन किया था तो उसका भी अपॉइंटमेंट लेटर अभी मेरे फाइल में रखा हुआ है। मेरे एक साथी को काम पड़ गया था, चूंकि बैंक में एक सर्कुलर है कि जो बैंक में ही क्लरिकल में आए थे और फिर डायरेक्ट अफसर बने तो उनको सर्टेन बेनिफिट मिलता था। मेरे साथ भी यही हुआ था, तो वह सर्कुलर भी मैं अपने फाइल में रखा था। अभी 2-3 साल पहले वो साथी दिल्ली से फोन किए तो मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया उसका फोटो खींचकर। तो ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर ए प्लेस, ये आपके बहुत सारे तनाव दूर कर देगा। और दबाव पैदा करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जिसको हम अपना दोस्त बना सकते हैं उसको हम अपना दुश्मन बना लेते हैं। और वो कौन है? तो कल्पना। कल्पना को हम अपना दोस्त बना लें तो ये हमारे लिए बहुत सारा काम कर देती है। अब लेकिन होता क्या है कि जब हम कहीं 200 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने भाषण देना है तो स्टेज पर चढ़ते समय कल्पना करते रहते हैं अगर कहीं भाषण गड़बड़ हो गया तो ये पब्लिक तो फुट कर देगी हमको, सीटी बजा बजा के और टमाटर और अंडा फेंक फेंक के तो हमारा बर्बाद कर देगी हमको। ये सोचते हुए हम मंच पर जाते हैं। होता क्या है, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। नर्वसनेस के कारण भाषण गड़बड़ा जाता है और सचमुच पब्लिक फुट करने लगती है। तो कल्पना को यहाँ हमने क्या किया, कल्पना को हम लोगों ने अपना शत्रु बना लिया। तो कल्पना को शत्रु नहीं, कल्पना को अपना दोस्त बनाइए। यह सोचते हुए जाइए कि मैं भाषण देने जा रहा हूं, ये दर्शक बहुत अच्छे हैं, ये मुझको बहुत प्यार करते हैं, जब मैं जाऊंगा तो ये लोग तालियां बजाएंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। और ये कहते हुए जाइएगा तो सचमुच यही हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने आप को भी एडवांस में धन्यवाद दे दीजिए। मैं कहता हूं थैंक यू उत्तम, थैंक यू फॉर डिलीवरिंग सच ए नाइस लेक्चर। एडवांस में ही अपने को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने यह पाया है कि अगर मैंने 10 लोगों को एडवांस दे दिया, कोई बहुत बिजी आदमी है अगर उसको जबरदस्ती एडवांस पकड़ा दिया तो जरूर काम कर देता है। तो मैं भी अपने आप को अग्रिम धन्यवाद देता हूं और चेतन मन भी सपोर्ट करता है, अरे हमको तो अग्रिम धन्यवाद मिल गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो 3 तरीके हुए दबाव नहीं पैदा होने देने का। एक तो कोई काम जैसे सामने आए उसको निपटा दीजिए। अगर मान लीजिए कि उस समय आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसका समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आपके कई साथी हैं तो किसी को डेलीगेट कर दीजिए, किसी होशियार आदमी को। दूसरा है कि हर सामान का एक जगह बनाइए, उसको वहीं रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े आपको विद इन सेकेंड्स वह सामान वहां मिल जाए। तीसरा तरीका यह है कल्पना को अपना मित्र बनाइए। तो ये 3 तरीके हुए। हमारे कई साथी कहते हैं कि दफ्तर में बहुत तनाव पैदा होता है, तो मैं अपनी
सेल्फ कन्फेशन जो होता है वह बताता हूँ कि एक समय था कि दफ्तर को, मेरे लिए भी दफ्तर जाना बड़ा मजबूरी का लगता था। अरे रोज सवेरे 10 बजे जाना पड़ता है, ये तो एक तरह से कैदी वाली स्थिति हो गई। तो सिर्फ ये है कि वो अंदर रहते हैं चार दीवारी के और हम बाहर हैं, लेकिन रोज सवेरे जाना है। अगर कभी छुट्टी भी लेना हो तो फिर हायर अथॉरिटी को खुशामद कीजिए और वहां फिर कस्टमर्स का ये शिकायत सुनिए तो उनका ये सुनिए। तो हालत मेरी इतनी खराब हो गई कि एक बार मुझको डिप्रेशन हो गया, और सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं हो गया, डिप्रेशन की दवा भी खानी पड़ी, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। तो मेरे एक अनुभवी साथी ने मुझे एक बहुत साधारण नुस्खा बताया। कहा कि जब भी दफ्तर जाते हो तो पहले कुर्सी को प्रणाम करो, हाथ जोड़कर नहीं तो कम से कम मन ही मन प्रणाम करो और बोलो कि यह हमारी कर्म भूमि है, मन ही मन बोलो, और यहाँ से मेरे परिवार और मेरे बच्चों का भरण पोषण होता है और समाज में मेरा जो भी स्टेटस है इसी कर्म भूमि के कारण है। आज मैं यहाँ अपना काम पूरे उत्साह के साथ करूंगा। तो मैं यह नुस्खा आजमाने लगा। कुछ दिन तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैं बोलता गया। एक कहावत है, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। धीरे धीरे सचमुच उत्साह पैदा होने लगा। उसके बाद कई शाखाओं में मैंने कई उपलब्धियां हासिल की जिनकी अभी भी तारीफ की जाती है। हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि दफ्तर में जाइए तो ऊंचे कार्यालय से 10 फोन एक साथ आएंगे। कोई कहेगा ये काम कर लो, कोई कहेगा वो काम कर लो, कोई कहेगा वो काम कर लो। तो यह कई साथी बोले सचमुच समस्या है। तो मैंने सोचा कि मेरे एक साथी हैं जो अभी मुजफ्फरपुर के बाहर बहुत ही ऊंचे पद पर है, तो उनसे बात करूं कि वे कैसे इसका समाधान करते थे। क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता था तो वे हमेशा हंसते भी रहते थे, उच्च अधिकारियों से भी उनके अच्छे संबंध थे और उच्च अधिकारी के कार्यालय के साथियों से भी उनके अच्छे संबंध थे। मैंने कल उनसे पूछा, फोन किया उनको कि मैं एक लाइव करने जा रहा हूं, आप बताइए अपना अनुभव। तो चूंकि मैं सर्किल सेक्रेटरी था तो अपना अनुभव बताऊंगा तो लोग कहेंगे आप तो सेक्रेटरी थे इसलिए आपको दबाव नहीं होता होगा। तो उन्होंने जो बताया वह कुछ मिलता जुलता है। तो उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो भी फोन मेरे पास आते थे सबकी बात मैं बड़ा ही धैर्य से और शांत मन से सुनता था। इस दौरान उनका हालचाल भी पूछ लेता था, सारे काम एक जगह नोट कर लेता था और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था उसको पहले कर देता था, जिसको नहीं करने से बैंक को नुकसान होने वाला हो या किसी ग्राहक को नुकसान होने वाला हो। ग्राहक की भी सारी बात वो बड़े धैर्य से सुन लेते थे। और उसके बाद कई काम तो मैं चूंकि प्लान वे में काम करता था तो पहले ही हो गए रहते थे, तो उसके लिए सर्किल ऑफिस से कोई फोन ही नहीं आता था। उनका कहना था, यही मेरा भी अनुभव है, मेरा फार्मूला नंबर 1 देखिए, काम पहले नजर पड़ते ही मैं उसको निपटा देता था। मैं अपने साथियों से कहता था 30 तारीख आ रहा है, फलाने स्टेटमेंट के लिए फोन आने वाला होगा तो पहले ही बना के रखे, 30 को भेज देंगे। जो फोन आएगा ना उस समय, न तो 5 बजे घर जा रहे हैं फोन आएगा अभी 1 घंटा में बना के दे दो, तो फिर 6 बजे जाना पड़ेगा। और सब साथी हमारे इसमें सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने भी यही कहा और कहा कि जो काम फिर भी बाकी रहता है सबको मैं नोट कर लेता हूं, अपने साथियों के बीच डेलीगेट कर देता हूं। जो ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो तो उसी दिन खत्म हो गया, बाकी में भी प्रोग्रेस आया। तो उच्चाधिकारी भी खुश रहते थे और मेरे सारे उच्चाधिकारी के कार्यालय के स्टाफ भी खुश रहते थे और उच्चाधिकारी उनसे खुश रहते थे। इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका पीएफ हमेशा सुपर मिलता रहा और इसका पीएफ सुपर मिलने का यह नतीजा हुआ कि कभी भी उन्होंने प्रमोशन के एग्जाम में दोबारा उनको जाने का मौका नहीं मिला। अभी वे पंजाब नेशनल बैंक में सहायक महाप्रबंधक हैं। मेरी शुभकामना है कि कल वो
और ऊंचे जाएं, बैंक में चेयरमैन भी बने। उन्होंने कहा था कि वह भी इसको सुनेंगे आज, तो मैं उनको यहीं से शुभकामना दे रहा हूं कि आप बैंक में ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर जाएं। भगवान करे एक दिन आप हमारे बैंक के चेयरमैन भी बने। और साथियों, यह तो हुआ कि दबाव को पैदा ही नहीं होने दे। अगर दबाव पैदा हो ही जाता है तो क्या करें, अब यह बात है। तो मेरा इस मामले में बहुत ही साधारण और बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है। जब भी दबाव पैदा होता है तो पहले मैं एक आईने के पास चला जाता था। हर शाखा में एक आईना होता था और वहां जब अकेला होता था तो मैं खूब जोर से हंसता था। तो लेकिन हंसने की आवाज नहीं आती थी, मैं खुद अपने को हंसता हुआ देखता था। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होती है। जब कभी दबाव आता है तो मैं ऐसे ही हंसना शुरू कर देता हूं। तो इस तरह हंसने से क्या होता है कि शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो तनाव को कम कर देता है। और दूसरा, जब आप हंसते रहते हैं तो दिमाग हंसने पर उसका ध्यान चला जाता है। तो जब दोबारा आप हंसना छोड़ भी देते हैं तो कई बार होता है क्या, जो तनाव की बात है उसको छोड़ के दिमाग कोई दूसरी चीज सोचने लगता है। तो यह मेरा तरीका है, एकदम रामबाण तरीका है, एकदम टेस्टेड तरीका है। जब भी तनाव में मैं आता हूं इसको आजमाता हूं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, आप कुर्सी पर बैठ जाएं, कंधों को पीछे कर लें, सीना बाहर निकालें और नाक से लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। तो इस तरह 2-4 बार जहां भी कुर्सी पर बैठे हैं वैसे कर लें। और उसके बाद जब आप काम कर रहे हैं तो ये भी कोशिश करें कि लंबी सांस लेते रहें, मुंह से छोड़ते रहें। तो इससे भी दबाव कम होता है। और जब दबाव कम होगा तो आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिएगा। अब साथियों, बोनस टिप्स यह है कि धनवान बनने का सरल उपाय क्या है। तो साथियों, जो भी सरल उपाय है, जो भी चीजें हैं, वह जन्म जन्मांतर से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। कोई नई बात नहीं होती है, सिर्फ उसको करने की बात होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। इस पुस्तक में धनवान बनने के तरीकों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। एक और भी बहुत साधारण, बहुत पतली पुस्तक है जिसमें बड़े ही समझने वाले शब्दों में धनवान बनने का तरीका बताया गया है। उस पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जीवन भर हम दूसरों को देने के लिए कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, किराने वाले को पैसा देते हैं, कार वाले को पैसा देते हैं, कार खरीदते हैं तो फिर मैकेनिक को पैसा देते हैं, टीवी के शोरूम वाले को पैसा देते, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं देते। इसी में हमारा जीवन निकल जाता है। जब रिटायर होते हैं सोचते हैं अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पेंशन के अलावा, तो क्या होगा। तो वही कीजिए जो सरकार करती है। सरकार क्या करती है, आपको वेतन देने के पहले ही इनकम टैक्स काट लेती है। आप भी इनकम टैक्स पहले काट लीजिए। तो जितने भी धनवान बनने के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आपका जो भी वेतन मिलता है उसका 10वां हिस्सा आप निकाल कर कहीं रख लीजिए और उससे जमीन खरीदिए और ऐसा एसेट खरीदिए जो पैसा कमाता है। जैसे वो एक कार को एसेट नहीं कहते क्योंकि कार पैसा नहीं कमाएगा। अगर आप भाड़ा पर लगाते हैं तो एसेट है, लेकिन आप पर्सनल यूज के लिए कार रखे हैं तो क्या होगा, फ्रिज रखे हैं तो क्या होगा, हर साल उसका दाम घटता जाता है। कुछ दिनों में 5-10 साल में वो पुराना हो जाता है, फिर जंक हो जाता है, आपको बदल के नया लेना पड़ता है। तो आप
ऐसा संपत्ति खरीदिए जो आपको पैसा कमा के देता है। जैसे जमीन खरीद सकते हैं, उसका मूल्य बढ़ता जाता है। एफडी बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो ऐसे चीज में पैसा रखिए जो सेफ हो, रिटर्न थोड़ा कम ही दे। 1 साल में 2 गुना वाली स्कीम फेल हो जाती है, तो उधर ध्यान मत दीजिए और 10% बचा कर रखिए अपने और अपने बच्चों के लिए, ताकि जब बुढ़ापा आए तो वह आपके लिए बड़ा संबल रहे। और जब इस संसार को अलविदा कहकर जाएं तो बच्चे कहे कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। तो साथियों, यही है आज का टॉपिक, आज का यही मेरे विचार थे। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथियों, मैं अपने एक साथी की कहानी बताता हूँ। मेरा एक साथी मेरा बड़ा प्रिय था एक शाखा में। वह वहाँ अंशकालिक कर्मचारी था। तो नॉर्मल कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता था उसको 1/3 उसको मिलता था, लेकिन सबकी मदद के लिए तैयार रहता था और उसी 1/3 में वो खुश भी रहता था और इतना पैसा बचा लेता था कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो वो उनको लोन भी दे देता था। और मैंने कभी उसको रोते नहीं देखा। जब भी मैंने बुलाया हंसते आया, जो भी मैंने काम कहा हंसते हंसते किया। तो उस स्टाफ को मैं नमस्ते करता हूँ। उसका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो भी सुन रहा होगा तो समझ जाएगा और उसको मेरा सत नमन है।